अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने गायनी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। इसके नाम अगर हम देखें तो दैट इज़ इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, अब बेसिकली अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में हमने बात नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के बाद क्या चेंजेस आते हैं, एम्ब्रियो होता है, बनता है, इम्प्लांट होता है, वो सारा कुछ आप लोग एम्ब्रियोलॉजी की डोमेन में पढ़ आए हैं। हमने गायनोकोलॉजी में क्या पढ़ना है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है तो हम उसको मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, आप किस तरह से डायग्नोज करेंगे कि वो किस टाइप का मिसकैरेज है, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद रिकरेंट मिसकैरेजेस, जब 3 या 3 से ज्यादा मिसकैरेजेस लाइन में हो जाए तो उसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। और ये एक सीरियस टर्म होती है, इसको इंटेरोगेट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि वुमेन जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रही होती है। और उसके बाद बेटे बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी की। व्हाट डू यू मीन बाय टॉपिक प्रेगनेंसी? नॉर्मली आपको पता है इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? यूट्रस में। अगर यूट्रस के अलावा एम्ब्रियो कहीं जाके इम्प्लांट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल फिलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या इवन एब्डोमेन में भी, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट क्या है एक्टोपिक की, तो फिलोपियन ट्यूब है। कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सकती है? यस, एब्डोमेन के अंदर अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए तो वो प्रेगनेंसी सर्वाइव कर जाती है और वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह 37-38 वीक्स पूरे भी करती है और इवन डिलीवर भी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके। ये तो मेन आप लोगों ने आउटकम्स जो है वो मैंने लिख दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बात की। जब इम्प्लांटेशन होती है तो उससे क्या मुराद है, थोड़ा बहुत सीक्वेंस आएगा, तो फिर हम इस कैरेजेस की बात करेंगे। तो जी हाँ, इम्प्लांटेशन में ये होता है बेटे कि यहाँ पे अगर हम लोग ओवरी को ड्रॉ करें और ओवरी के बाद आपको पता है कि ये फिलोपियन ट्यूब है और फिलोपियन ट्यूब के बाद इस साइड पे हमारे पास क्या है? यूट्रस है। ठीक है, अब होता ये है कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो ओव्यूलेशन के बाद एग रिलीज होकर बाहर चला जाता है और ये जो पीछे स्ट्रक्चर रह जाता है बेसिकली ल्यूटियल और ग्रैनुलोजा सेल से बना हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम नाम देते हैं। ऐसा ही है ना। अब मेल गैमेट चला गया और फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? इनिशियली 2 सेल जाइगोट, फिर वो क्या होगा? 4 सेल, और फिर वो क्या होगा? 8 सेल। ठीक है, 8 सेल बनने के बाद तकरीबन 3 से 5th डे के ऊपर वो कहाँ आना शुरू होता है? आपके यूट्रस में आता है। यूट्रस में ऑलरेडी यहाँ पे बेटे बहुत ज्यादा क्या हुआ होगा? प्रोलिफरेटिव चेंजेस और एंडोमेट्रियल के अंदर सिक्रीटरी चेंजेस आ चुके होंगे। इस एंडोमेट्रियम में अब आपका ये जो जाइगोट बना हुआ है, एम्ब्रियो है, इसने इम्प्लांट होना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इम्प्लांट होगा तो होता ये है कि ये एक इनर सेल और आउटर सेल मैस में कन्वर्ट हो जाता है। इनर सेल मैस से बाद में फीटल पोल बनेगा, फीटस ने बनना है, और आउटर सेल मैस से प्लेसेंटा बनता है, जिसके लिए साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट ऑलमोस्ट सेकेंड वीक तक बन जाते हैं। जब बेटे ये सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट बनता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? एचसीजी कहते हैं। ये एचसीजी बेसिकली फीडबैक देता है किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को कि प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि एचसीजी कब बनता है? जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्लेसेंटा की कवरिंग होती है, तो एचसीजी फीडबैक देता है। इस फीडबैक की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजेनरेट नहीं होगा। कब तक डीजेनरेट नहीं होगा? 8 से लेके 12 वीक तक ये डीजेनरेट नहीं होगा और ये कंटिन्यूसली क्या देता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन देता रहेगा, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ना सिर्फ ये एचसीजी फीडबैक दे के कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेशन से रोकता है, बल्कि यही एचसीजी ब्लड में एंटर होता है और उसके बाद ये आपके यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। ऐसा ही है ना, जब यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट होता है तो इसी को जो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट घरों में किया जाता है, यूटीपी यूरिन डिपस्टिक प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके अंदर बेसिकली एचसीजी की वैल्यूज ही डिटेक्ट होती हैं। अगर एचसीजी प्रेजेंट होगा तो उस पर डबल लाइन आती है, इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन है। अगर नहीं तो नेगेटिव। अब होता ये है, वो यहाँ पे एक सिनेरियो को उसने थोड़ा सा टच किया लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया। हम लोगों ने एक ऐसा केस देखा भी था, मैं आपको थोड़ा सा उससे रिलेट कराती हूँ। होता ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट क्या है? 23 है। ठीक है, उसने एक्साइटमेंट में वैसे ही क्या किया कि 21 को या 20 को अपना यूटीपी टेस्ट कर लिया। 1 से 2 दिन पहले भी यूटीपी पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ पे उसका यूटीपी पॉजिटिव आया तो उसने समझा ठीक है कंसेप्शन है, लेकिन 23 को क्या स्टार्ट होगी? ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो जब वो हमारे पास आती है और उसको ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है मिस कैरेज हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स तो ये पहले चेक करती ही नहीं है, तो उनको अपनी डेट पे या डेट के 1-2 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है। वो ये समझती है कि ये नेचुरल या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ऑल्दो वो एक्टोपिक हो सकती है और इससे वो मर भी सकती है। और ऐसा केस हुआ भी था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी फिलोपियन ट्यूब में, उसने समझा कि नॉर्मल ब्लीडिंग है, लेकिन बाद में वो ट्यूब रप्चर हो गई, वो हाइपोवॉलेमिक शॉक के सिम्टम्स के साथ आई और फिर उसकी डेथ हो गई, उसको वो सर्वाइव नहीं कर सकी। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है दैट इज यूटीपी। और यूटीपी क्या डिटेक्ट करता है? बीटा एचसीजी के लेवल्स डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे उसने साथ में ये भी टच किया कि अगर एक वुमन आपके पास आती है तो आप प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करते हैं?
अच्छा, प्रेगनेंसी कंफर्म इस तरह से की जाती है कि आप लोग उसका क्या करते हो, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हो, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो फर्स्ट साइन होता है ना प्रेगनेंसी का, वो ये होता है कि आपको यूट्रस के अंदर ना यॉक सैक नजर आती है, सॉरी जेस्टेशनल सैक नजर आती है। और वो जेस्टेशनल सैक कब नजर आती है? 5 वीक्स पे। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। 5 वीक से पहले, फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन को 23 को मेंस्ट्रुअल साइकिल होना था, नहीं हुआ, नेक्स्ट 23 को वो आई है, तो 4 वीक्स हुए ना, ऑलमोस्ट 4 वीक्स 2 डेज। तो उस टाइम यूट्रस पे अगर आप अल्ट्रासाउंड करते भी हो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जेस्टेशनल सैक नजर ही 5th वीक पे आती है। उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि जेस्टेशनल सैक के अंदर फिर क्या बनती है? यॉक सैक बनती है, जो फीटल पोल होता है। 5.5 वीक पे तकरीबन आपको क्या नजर आना शुरू हो जाती है? यॉक सैक नजर आती है। और ऑलमोस्ट 6 वीक पे फीटल कार्डियक एक्टिविटी नजर आती है। लेकिन हम कहते हैं कि 6 से 8 वीक्स का ड्यूरेशन जो है वो वेट किया जा सकता है फीटल कार्डियक एक्टिविटी को देखने के लिए। और प्रेगनेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कौन है? HCG है। HCG के लेवल हर 48 आवर्स के बाद डबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि रिस्क प्रेगनेंसी है या थोड़ा बहुत वैल्यूज कम है, तो हम HCG 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं। अगर HCG की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो इसका मतलब एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी है। तो ओवरऑल ये अभी सिर्फ आपका एक ओवर व्यू था या नॉर्मल बातें थी जो आपके चैप्टर के पहले पेज में लिखी हुई हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, और वो टर्म क्या है? यस, मिसकैरेज। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिसकैरेज? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि कोई भी प्रेगनेंसी जब खुद ब खुद बिफोर 24 वीक्स एंड हो जाए तो वो मिसकैरेज में आती है। या मैं अगर ये कहूं कि 24 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसको हम किस में टर्म करते हैं? मिसकैरेज में। लेकिन 24 वीक्स के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और एंटीपार्टम हेमरेज आप बहुत डिटेल में ऑब्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एनी प्रेगनेंसी दैट एंड स्पॉन्टेनियसली, एनी प्रेगनेंसी दैट एंड्स spontaneously before 24 weeks of gestation, ठीक है। 24 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर एक प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियसली एंड हो जाती है खुद ब खुद, तो इट इज नोन एज मिसकैरेज, ठीक है। अब इस मिसकैरेज की अगर हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन आपके पास किस तरह से आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मिसकैरेज का होता है वो क्या होगा? ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग पर भी, और साथ में एब्डोमिनल पेन। ये दो जो साइंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं पे बेटे हम इंसिडेंस की बात करें तो वो कहता है कि 10 to 20% जो है वो रिस्क होता है प्रेगनेंसी के साथ मिसकैरेज का। और ये जो रिस्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज के। जितनी वुमेन की एज ज्यादा होगी उतने मिसकैरेज के रिस्क भी ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग इसकी टियोलॉजी की बात करें, फिर मैं आपको टाइप्स पढ़ाती हूँ। टियोलॉजी की अगर हम बात करें कि ये जो मिसकैरेजेस हैं ये क्यों होते हैं, तो अगर जो बच्चा है उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हो ना, तो वो कहते हैं ना कुदरत की तरफ से जो फल खराब होता है कुदरत उसे खुद गिरा देती है। तो अगर बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होगी तो वो खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाएगा या अबॉर्ट हो जाएगा। नंबर 2, जो मदर है अगर उसके अंदर कोई यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी है, यानी उसका जो यूट्रस है उसमें कोई फिब्रॉइड है, रसोली है, तो वो भी क्या करेगी? बाद में मिसकैरेज कॉज कर देगी। या वुमेन को अगर इन्फेक्शन है, PID भी काफी ज्यादा कॉमन कॉज बनते हैं मिसकैरेजेस का। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उससे भी मिसकैरेज हो सकता है। इसी तरह वुमेन अगर कोई ड्रग ले रही है या अल्कोहल ले रही है, किसी चीज को एब्यूसिवली यूज कर रही है, तो उससे भी मिसकैरेज हो सकता है। और प्लस बेटे कोई भी मदर के अंदर एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा मिसकैरेज का रेट जो है वो ज्यादा हो सकता है। सो एनी प्रेगनेंसी जो 24 वीक से पहले एंड हो जाएगी वो मिसकैरेज है। कॉमन प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग और पेन के साथ आती है, एब्डोमिनल पेन के साथ। रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज के। रीजन क्या होती है? कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, या एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और इसमें अगर आपको कुछ मुश्किल लगा हुआ था तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेजर कंटेंट है वो ये है और आपने इसको समझना है। अब मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, मैं आपको मिसकैरेजेस के डिफरेंट टाइप्स कराना चाहती हूँ। अच्छा, अब ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिसकैरेजेस के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इन टाइप्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इनमें से ही मेन MCQ आते हैं और आपने उनको टैकल करना होता है। अच्छा बेटे, सबसे पहले एक टाइप की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेटन्ड मिसकैरेज। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? थ्रेटन्ड मिसकैरेज कहते हैं। और थ्रेटन्ड मिसकैरेज जैसे कि नाम से समझ आ रही है कि इसका मतलब है खतरा है, मिसकैरेज हो सकता है। थ्रेटन्ड मिसकैरेज हम कब डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट साइन सिम्टम्स की बात करेंगे। पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि पेशेंट आपके पास किस मसले से आती है। पेशेंट आपके पास आती है, वो ये कहती है जी डॉक्टर साहब मेरी प्रेगनेंसी थी, लेकिन ऐसे हुआ है कि मुझे बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है और साथ में मुझे ब्लीडिंग भी हुई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना
करना होगा, आपने सबसे पहले वुमेन का क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड करना होता है। उसके ऊपर ही हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी थी नहीं थी, यूट्रस में थी, कहाँ थी, एक टॉपिक थी, क्या हुआ। अगर मैंने अल्ट्रासाउंड किया और मुझे यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक भी नजर आ रही है, मुझे यॉक सैक भी नजर आ रही है, यानी फीटल पोल भी नजर आ रहा है, और फीटल कार्डियक एक्टिविटी, फीटल हार्ट भी नजर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बेटे मैंने फौरन क्या देना है, सर्विक्स को देखना है, क्योंकि ये यूट्रस है और ये नीचे सर्विक्स है। अब यूट्रस में वो कह रहा है कि बच्चा तो है, यानी यॉक सैक भी है और ये भी है, तो साथ में हमने दूसरी चीज क्या देखनी होती है, सर्विक्स को देखना है कि सर्विक्स ऑस जो है वो ओपन तो नहीं होगी। अगर सर्विक्स ऑस अभी क्लोज्ड है तो इसका मतलब है बच्चा यूट्रस में ही पड़ा हुआ है, सर्विक्स ऑस भी क्लोज है, तो वो भी निकला नहीं है बॉडी से, लेकिन निकल सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हुई है, यानी कोई इसको ट्रोमा हुआ है उस तरफ, या जोर पड़ा या वजन पड़ा या वट। तो हम इसको क्या डिक्लेयर करते हैं, थ्रेटेंड मिसकैरेज डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। हम उसको कहते हैं कि उसने वजन नहीं उठानी, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी, अपना ख्याल रखना है, कोई भारी काम नहीं करना, बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर आ गया है, ठीक है। नंबर 2 बेटे हमारे पास होता है इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल नाम से आपको समझ आ रहा है, ये वो होता है जिसको हम अब रोक नहीं सकते। ये ऐसी कंडीशन होती है कि मिसकैरेज होके रहेगा, हम नहीं उसको